कक्षा 10वीं के हिंदी के इस कालखंड में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। इसके पहले के कालखंड में हमने नर्मदा का उद्गम अमरकंटक इस पाठ का सप्रसंग व्याख्या बताए थे। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। पहला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? इसका उत्तर इस प्रकार से है। विंध्य और सतपुड़ा का यह क्षेत्र अत्यंत मनोहारी है। इसे मैकल के नाम से जाना जाता है। मैकल श्रेणी। मैकल पर्वत की दाहिनी भुजा विंध्याचल एवं बाएं भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच से नर्मदा प्रवाहित होती है। पूर्व और पश्चिम तक संपूर्ण भारत को यह अपनी विशालता से हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है? यहाँ पर अमरकंटक में वनवासियों का जीवन कैसा होता है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, सुन लीजिए। वनवासियों का जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो रहा है। वनवासी महिलाएं टोकनियों में जामुन और पके आम बेचती हैं। लोग गरीब हैं और नर्मदा उनकी देखरेख करती है। अगला प्रश्न है, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? इसका उत्तर सुन लीजिए, इस प्रकार से है। अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल के पास एक जल कुंड है। इस कुंड के पास लगभग 20 मंदिरों का निर्माण हुआ है। पूर्व दिशा की ओर एक शिव मंदिर है। इन्हीं से नर्मदा को उद्गम माना जाता है। शिव के कंठ से जल निकलकर इस कुंड में एकत्रित होता है। संभवतः इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकली है। अगला प्रश्न, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर सुन लीजिए। अनादिकाल से नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की ऊंची भूमि है। वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। संभवतः इसलिए कहा जाता है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, निम्न पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। कुछ ये गद्य खंड दिया है, गद्यांश दिया है, इनकी व्याख्या कीजिए। सुन लीजिए। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक तरफ अपनी अचलता विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छियाछितौली और धमा चौकड़ी मची है। इसका जो व्याख्या इस प्रकार से है, चारों ओर हरियाली व अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखरी हुई है। नदी जब अपने वेग से ऊंचाई से गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से चांदी की धारा गिर रही हो। सोन नदी के लिए कहा गया है ये। ऊंचे पर्वत अपनी अचलता व विश्वास के प्रतीक है। ऐसे में बादलों की गर्जना और बिजली का चमकना ऐसा प्रतीत होता है मानो वे आंख मिचौली खेल रहे हों। अगला जो गद्य खंड है, अमरकंटक नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भ में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, अमरकंटक का यह क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, न केवल मनुष्यों और देवताओं के लिए, वरन किंवदंतियों के अनुसार लोक कथाओं, ऋषियों, साहित्यकारों सभी के लिए महत्व रखता है। न जाने कितने तथ्यों को अपने में समेटे हुए हैं। कालिदास ने इस स्थान को आम्रकूट की संज्ञा दी है। आम्रकूट अर्थात वनों का, आम के वनों का यहाँ पर पाया जाना, इसलिए इसे आम्रकूट
बताया कालिदास ने। अगला प्रश्न है, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? वनवासी स्त्री द्वारा यह बात क्यों कही गई? जब लेखक ने पूछते हैं इस वनवासी स्त्री से, क्या ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के दिनों में क्या नदी सूख जाती है, तो वहाँ के वनवासी स्त्री द्वारा इस प्रकार से बात बताई जाती है कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई है? तो वनवासी स्त्री द्वारा इस प्रकार से कही गई है कि वनवासियों के जीवन का एकमात्र आधार नर्मदा ही है। आसपास जो नर्मदा के आसपास निवास करने वाले जो वनवासी हैं, उनके जीवन का एकमात्र आधार नर्मदा ही है। उसके जल से ही कृषि उत्पादन निर्भर है। वन संपदाओं से युक्त वस्तुएं व खनिज वहाँ के जनजीवन का आधार है। यदि नर्मदा का जल सूख गया तो उस पर आश्रित लोगों का जीवन निश्चित ही प्रभावित होगा। इस प्रकार से वनवासी स्त्री द्वारा यह बात कही गई है। नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, इसका उत्तर इस प्रकार से है। नर्मदा नदी के चारों ओर घने जंगल हैं। वहाँ की भूमि उपजाऊ है, जिसके कारण लोगों को व्यवसाय, कृषि व खदानों से रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। आम, जामुन के वृक्ष तथा एल्यूमिनियम के अक्षय भंडार हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है और वहाँ खुशहाली रहती है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। प्रश्न एक बार सुन लीजिए। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? अपने विचार लिखिए। मध्य भारत की नदियों में अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी का अपना अलग ही इतिहास व महत्व है। जामुन, आम, सरई और दुर्लभ गुलाब कावली के पुष्पों के वृक्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ऋषि मुनियों, देवताओं की यह भूमि खनिजों के भंडार से भी अक्षुण्ण है। कृषि और उद्योगों का आधार है। अपने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व के कारण यह भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर ये अगला प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी लिखिए। पहला है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा किससे कहा गया है? सोनमुड़ा किससे कहते हैं, इसके बारे में है इस प्रकार से। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम है। इसके कुंड से पतली जलधारा निकलकर पर्वत से बहती जलधारा के साथ मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है, अर्थात नद अर्थात नदी। यहीं से जो सोन नदी का उद्गम हुआ है, जिसे सोन को नद का स्वरूप देती है। अगला प्रश्न है टिप्पणी के अंतर्गत आम्रकूट। अमरकंटक के समीप की वह पर्वतीय भूभाग जिसमें आम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे, इसी कारण कवि कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा गया है। अमरकंटक के आसपास आम के वनों की अधिकता के कारण कालिदास ने इसे आम्रकूट की संज्ञा दी है, इसे आम्रकूट कहा है। अगला है मैकल। विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह अत्यंत ही सुदर्शन और मनोहारी है। इन दोनों को मिलाकर विंध्य और सतपुड़ा, इन दोनों पर्वतों को मिलाकर इसे मैकल श्रेणी कहा गया है। इस प्रकार से विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह अत्यंत ही मनोहर और मनोहारी व सुदर्शन है, इसे मैकल कहते हैं। इस पर्वत के दाहिनी ओर विंध्याचल है और बाईं ओर सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच से ही नर्मदा प्रवाहित होती है।
इन दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती है। अगला है टिप्पणी के अंतर्गत माई की बगिया। नर्मदा और सोन का प्रवाह क्षेत्र माई की बगिया है। जब नर्मदा नदी सोन नदी का जब उद्गम हुआ तो इन्हीं स्थानों पर से बहती हुई नदियों का उद्गम हुआ, इसलिए इसे माई की बगिया कहा गया है। यहाँ सरई, आम के पेड़ों के बगीचे, छोटा सा जलकुंड तथा गुलाब कावली के पुष्प आच्छादित हैं। गुलाब कावली ऐसा जो पुष्प है जिसके अर्क को आँखों में डालने से आँख की तपन दूर होती है। माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में 2-3 किलोमीटर दूर कपिल धारा के पास पुनः नर्मदा का जल स्रोत दिखाई देता है। इस प्रकार से जो टिप्पणी है इनको आगे देखिए। नर्मदा को उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नैसर्गिक सौंदर्य को अपने वर्णों में व्यक्त कीजिए, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से है। मैकल पर्वत श्रृंखला के बीच अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित अमरकंटक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। पर्वत श्रृंखलाओं से गिरती जलधारा देख ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से चांदी की धार नीचे आ रही हो। ऋषि मार्कंडेय की यह तपोभूमि जामुन, आम और सरई के जंगलों से आच्छादित है। गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसके अर्क से आँखों की तपन शांत हो जाती है। बादलों की गर्जना, बिजलियों की चमक देख ऐसा लगता है मानो वे आँख मिचौली खेल रहे हों। इस पर आश्रित लोगों का जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा है। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ तथा अपने सांस्कृतिक पौराणिक महत्व को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? जानकारी जुटाकर लिखिए। एक बार प्रश्न और सुन लीजिए। अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, सुन लीजिए। अमरकंटक का क्षेत्र खनिज संपदा से भी परिपूर्ण है। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और आवश्यकताओं ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। जंगलों को नष्ट कर इसके नैसर्गिक सौंदर्य को क्षति पहुंचाया जा रहा है। एल्यूमिनियम का अक्षुण्ण भंडार है, यहाँ उसका खनन कर बाल को ले जाया जा रहा है। पहाड़ों को काटकर ट्रालियों के द्वारा खनिज पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु आकाशीय मार्ग का भी निर्माण हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने हेतु वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। खनिजों का उत्खनन और व्यापार इस तरह से हो कि प्रकृति का दोहन न हो, पर्यावरण का संतुलन बना रहे और अमरकंटक के अक्षुण्ण सौंदर्य भी बना रहे। इस प्रकार से दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत ये प्रश्न है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली स्थान है यहाँ पर। नर्मदा का उद्गम खाली स्थान है। नर्मदा का उद्गम खाली स्थान है, तो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक है। अमरकंटक का गर्भ खाली स्थान को माना जाता है, तो अमरकंटक का गर्भ सोन नदी को माना जाता है। सोन जो नद है, सोन को माना जाता है। दृष्टि का धुंधलापा दूर करने के लिए खाली स्थान का अर्क डाला जाता है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। दृष्टि का धुंधलापा दूर करने के लिए खाली स्थान का अर्क डाला जाता है। किसका अर्क डाला जाता है? आंखों में दृष्टि दूर करने के लिए, दृष्टि का धुंधलापा दूर करने के लिए
तो दृष्टि का धुंधलापन दूर करने के लिए गुलाब कावली का अर्का डाला जाता है। खाली स्थान सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि है। कौन सी भूमि है जो जहाँ पर सोन और नर्मदा की बाल सुलभ जो क्रीड़ा स्थल माना गया है, क्रीड़ा भूमि माना गया है, वह है माई की बगिया। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि है। अगला प्रश्न है खाली स्थान के अंतर्गत अमरेश्वर के कंठ से एक खाली स्थान निकली है। क्या निकली अमरेश्वर के कंठ से? अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। तो ये पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी तैयारी आप लोग करेंगे, अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। जब और कुछ समस्या होगा तो फ़ोन नंबर के माध्यम से या इसी के माध्यम से भेज सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।